गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया, मजे में, मस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आरकेबी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं राकेश कुमार टिकुंदिया। आज अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। जो अपना लेसन चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। और इसमें जो अपन पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे पीएच मापक्रम और पीएच क्या होता है। तो पीएच से संबंधित सारी जानकारी आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पीएच मापक्रम। पीएच मापक्रम क्या होता है? तो पीएच मापक्रम के दो, पीएच पैमाना के दो या पीएच स्केल के दो, एक ही बात है, सभी पर्यायवाची है। कोई घर का नाम है, कोई स्कूल का नाम है, और कोई रास्ते का नाम है, बात एक ही है, पीएच मापक्रम। तो पीएच मापक्रम क्या होता है? देखो विद्यार्थियों, कि जैसे मान लो हम तराजू का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं द्रव्यमान के मापन के लिए, या हमें द्रव्यमान का मापन करना है तो किसका उपयोग करते हैं? तराजू का। अगर हमें लंबाई का उपयोग करना है, या यूं कहें कि लंबाई का मापन करना है, तो किसका उपयोग करेंगे हम? स्केल का। स्केल या पटरी का उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं, क्या पता करना है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो वो किससे करेंगे हम? वो पीएच स्केल से करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करना है तो उसके लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? वो कहलाता है पीएच मापक्रम, पीएच पैमाना। तो क्या लिख सकते हैं? वह मापक्रम या वह पैमाना या वह स्केल जिसकी सहायता से विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापा जा सकता है, क्या कहलाता है? पीएच मापक्रम। हम बात करें पीएच मापक्रम सबसे पहले दिया किसने था? तो पीएच मापक्रम 1909 में सोरेनसन, क्या है वैज्ञानिक का नाम? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मापक्रम का प्रतिपादन किया। तो पीएच मापक्रम के बारे में बताने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? सोरेनसन। और कब? 1909 में। ये जो पीएच है, पीएच, इस पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश, पोटेंस, या इसको पावर भी कह सकते हैं, शक्ति, पावर। और जो H है, H का मतलब है हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो पीएच में P क्या है? पावर, और H क्या है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं पीएच मापक्रम के बारे में? वह मापक्रम या स्केल, वह मापक्रम या पैमाना जिसकी सहायता से जिसकी हेल्प से विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या यूं कहें कि कंसंट्रेशन का मापन किया जाता है, क्या कहलाता है? पीएच पैमाना, पीएच मापक्रम। ये क्या लिखने में आ रहा है? मापक्रम कहलाता है।
ये तो बात हुई पीएच मापक्रम की। अब हम बात करते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच पढ़े उससे पहले पीएच मापक्रम क्या है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया। पीएच में एक तो पी आ रहा है और एक एच आता है। पी का मतलब पूषांश कह सकते हैं या शक्ति या पावर कह सकते हैं, और एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन। वह पैमाना या स्केल जिसकी सहायता से विलयन में उपस्थित क्या याद करना है, हाइड्रोजन आयन। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अगर मापन किया जाए तो क्या कहलाता है, पीएच मापक्रम। अब हम बात करते हैं पीएच की। नोट कर लिया होगा साथ साथ में नोट करना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों, तभी कुछ पता लगेगा कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। साथ में नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ताकि एग्जाम से पहले सिर्फ उनको कंटेस्ट याद करना है, रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं पीएच की, कि पीएच क्या होता है। तो एक समीकरण होती है जिससे हम इसे परिभाषित करेंगे। पीएच बराबर माइनस log 10 और H प्लस। क्या है पीएच बराबर माइनस log 10 H प्लस, जहां H प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयन। H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, धन आयन है तो आयन। ये जो बड़ा कोष्टक है ये कंसंट्रेशन कहलाता है, ये सांद्रता कहलाता है, और जो माइनस log है इसे कहेंगे ऋणात्मक लघु गणक या लघु गुणक, इसको नेगेटिव लॉगरिथम कहते हैं। तो पीएच की अगर परिभाषा देनी है तो क्या कह सकते हैं, इधर से इधर बोलना है, इस दिशा में चलना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं अपन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। तो लिखें इसकी परिभाषा, लिखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, H प्लस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन, और ये बड़ा कोष्टक क्या है, सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, इसी समीकरण में अगर हम देखें ध्यान से तो ये तो लॉग है, लॉगरिथम है, ये माइनस चिन्ह है, ये जो माइनस चिन्ह है ये लॉग के साथ भी है, और ये ऋणात्मक चिन्ह H प्लस के साथ भी है। तो ये जो पीएच है ये किस पे निर्भर कर रहा है, H प्लस पर, और ये माइनस हम जानते हैं कि माइनस चिन्ह अगर मान लो माइनस ए लिखा हुआ है तो हम इसे 1/a लिख सकते हैं। चिन्ह अंश से हर में जाते समय या ऊपर से नीचे जाते समय चिन्ह बदल जाया करते हैं, तो माइनस ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/a। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पीएच को हम यूं लिख सकते हैं, पीएच है वो निर्भर कर रही है किस पर, 1/H प्लस पर। इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं कि पीएच की जो निर्भरता है वो किस पर है, हाइड्रोजन आयन पर। तो पीएच का मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के प्रतिलोमानुपाती होता है। प्रतिलोमानुपाती का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर H प्लस का मान बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा, अर्थात H प्लस का मान बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। अगर H प्लस का मान क्या होगा, घटेगा, तो पीएच का मान बढ़ेगा। H प्लस का मान बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा, उल्टा चलता, रिवर्स। तो पीएच का मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्या है, प्रतिलोमानुपाती होता है। अब अगर हम बात करें किसी उदासीन विलयन के लिए, किसके लिए, उदासीन विलयन, तो कोई भी उदासीन विलयन है
उदासीन विलयन के लिए। तो उदासीन विलयन के लिए क्या होता है, या हम बात करें कोई भी शुद्ध जल के लिए, तो चाहे शुद्ध जल ले लो या कोई भी उदासीन विलयन ले लो, तो उदासीन विलयन के लिए H+ का जो मान है वो प्रायोगिक रूप से OH- के मान के बराबर पाया गया है। H+ और OH- की जो सांद्रता है वो क्या होती है, बराबर, और उसका मान कितना होता है 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो उदासीन विलयन के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का मान सेम होता है, और कितना होता है 10⁻⁷ होता है। अब इसी को अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन है pH बराबर -log10H+, और H+ का मान कितना है 10⁻⁻7, तो इस H+ के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 10⁻⁷। तो क्या आंसर आएगा, pH बराबर -log10, तो यही सही, और H+ के स्थान पे लिख सकते हैं 10⁻⁷। ठीक, एक फॉर्मूला होता है गणित में विद्यार्थियों कि log m की घात अगर n हो, क्या हो, log m की घात क्या हो, n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये n आगे आ जाता है और इसको लिख देते हैं n log10m। जो घात दी हुई होती है वो आगे आ जाती है और फिर जो बची हुई है उसको लिख लेते हैं। वही कंडीशन यहां देखो, ये log m हो गया और ये इसकी घात हो गई n, तो ये 7 आगे आएगा, तो 7 आगे आएगा, तो क्या लिख सकते हैं pH बराबर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, एक तो माइनस log वाला है और ये 10 की घात वाला है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, ये 7 आगे आ जाएगा और पीछे बचा log10। log10 का मान 1 होता है विद्यार्थी, log10 का मान कितना होता है 1, तो इस log10 का मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, तो pH का मान कितना हुआ 7, और pH का मान 7 होने का मतलब विलयन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उदासीन। और हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि विलयन कौन सा, उदासीन, तो क्या सिद्ध हो रहा है, किसी भी उदासीन विलयन की जो pH होती है वो कितनी होती है 7 होती है। तो ये हमने देखा pH क्या होता है। pH किसे कहते हैं, समीकरण pH बराबर -log10H+, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, pH कहते हैं। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, ये इक्वेशन है, इधर से इधर बोलते हुए आना है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। ये pH है, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे निर्भर करता है, और कैसे करता है, प्रतिलोमानुपाती, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटता है। हम उदासीन विलयन की बात करें तो प्रैक्टिकली रूप से H+ और OH- आयन की जो सांद्रता है वो सेम होती है, और कितनी होती है 10⁻⁷। इसी समीकरण में हमने H+ आयन का मान रखा है, H+ आयन का मान कितना होता है 10⁻⁷, और इसको हल करा तो इस सूत्र का उपयोग करा, log m की घात n को हम लिख सकते हैं n log m, ये n वाली घात है वो आगे आ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब इसको हल करते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये घात आ गया है कि 7 log10 बन गया, और log10 का मान होता है 1, तो pH का मान कितना आया 7। तो ये उदासीन विलयन के लिए pH का मान कितना होता है 7। इसे एक स्केल के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। ये स्केल है जिसमें pH का मान 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14।
इस स्केल में पीएच का मान 7 जिस विलियन का पीएच होगा उसकी प्रकृति होती है उदासीन। ऐसे सारे विलियन जिनका पीएच मान कितना होता है 7, उनकी प्रकृति क्या होगी? उनकी प्रकृति होती है उदासीन। और पीएच का मान अगर 7 से कम है, 7 से कम का मतलब 0 से और 7 के बीच में है, तो उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति होती है। और ऐसे विलियन जिनका पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है, उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। उन सभी विलियन की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, ये पीएच पैमाना है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? और लिखना चाहे, अगर यदि पीएच का मान 7 से कम है तो प्रकृति क्या होगी विलियन की? अम्लीय। पीएच का मान 7 से अधिक है तो प्रकृति क्या होगी? क्षारीय। और पीएच का मान 7 है तो उसका जो नेचर होगा उदासीन प्रकृति का विलियन होगा। तो सारे अम्लों में पीएच का मान 0 और 7 के बीच में होता है, सभी क्षारों में 7 से अधिक होता है। और शुद्ध जल की बात करें या उदासीन विलियन की बात करें तो उनका जो पीएच मान होता है 7 और प्रकृति होती है उदासीन। तो हमने देखा पीएच मापक्रम किसे कहते हैं और पीएच किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। पीएच मापक्रम और पीएच के बाद अब हम पढ़ते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो अगला हेडिंग क्या होगा? पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। हमारी डेली लाइफ के अंदर पीएच का क्या रोल है उसकी बात अपन करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन मुख गुहा से या मुख से। मुख के अंदर दांत होते हैं और दांतों में जब कीड़े लग जाए या दांत खराब होने लगे तो उसे कहते हैं दंत क्षरण। दंत क्षरण, तो दंत क्षरण भी होता है, तो इसमें भी पीएच का रोल होता है। कैसे? कि जैसे मान रहे हैं ये अपने दांत है, अलग अलग वैरायटी के दांत हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाने के बाद में भोजन के छोटे छोटे कण इन दांतों के बीच में रह जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जीवाणुओं की संख्या अनंत होती है। जीवाणु, विषाणु, ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे होते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन के छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव इन भोजन के कणों को, जो अवशिष्ट कणों के रूप में है, ये ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में। या यूं कहें कि ये सूक्ष्म जीव भोजन के कणों को खा लेते हैं और उसके बाद में अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है। कौन से पदार्थ का? अम्लीय पदार्थ। ये सूक्ष्म जीव भोजन के कणों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद किनका निर्माण होता है? अम्लीय पदार्थ, या यूं कहें कि अम्ल का निर्माण होता है। अब हमारे मुख के अंदर जो पीएच का सामान्य मान होता है वो होता है 6.5। मुख का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 6.5। ये सूक्ष्म जीव भोजन ग्रहण कर रहे हैं और लगातार किसका निर्माण कर रहे हैं? अम्लीय पदार्थ का। तो इस मुख गुहा में अम्ल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अगर हम मुख की सफाई नहीं करें लंबे समय तक
और ये सूक्ष्म जीव लगातार अम्लीय पदार्थ का निर्माण करते रहते हैं, तो मुख के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है। मुख के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या होता जाएगा, कम। तो पीएच का मान नॉर्मली कितना होता है, 6.5, और ये पीएच का मान 6.5 से घटते घटते 5.5 रह जाए। कितना हो जाए, 5.5 या उससे भी कम हो जाए। तो जैसे ही मुख गुहा या मुख के अंदर पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षरण होने लगता है। या यूं कहे, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, पूरे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है, जो हमारी दांतों के ऊपर आवरण के रूप में पाया जाता है, इसीलिए दांत कठोर होते हैं। लेकिन जब मुख के अंदर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो इतना कम पीएच होने पर दांतों के ऊपर लगा इनेमल खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है, क्षय होने लगता है। और यही घटना क्या कहलाती है, दंत क्षय या दंत क्षरण। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, तो इसे रोकने का क्या तरीका है कि भोजन करने के बाद नियमित रूप से हमें क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन या क्षारीय प्रकृति का कोई भी विलयन से मुख की सफाई करनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा कि जो अम्लीय पदार्थ लगातार बनते हैं और हम क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन यूज में लेंगे तो पीएच का मान 5.5 से कम कभी नहीं होगा और दंत क्षरण होने से हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले पीएच का दैनिक जीवन में महत्व में फर्स्ट पॉइंट क्या है, दंत क्षय या दंत क्षरण। तो दंत क्षरण क्या है समझा हमने। दंत क्षरण के बाद सेकंड नंबर आता है आमाशय या उदर में अम्लता। ये भी दैनिक जीवन में हम देखते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इससे परेशान हैं कि आमाशय के अंदर, आमाशय या पेट के दो या उदर के दो, इसमें एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी होने का कारण क्या है, देखो ये जैसे अपना मुख है और मुख गुहा ग्रासनाल और ग्रासनाल आमाशय में खुलता है। किसमें, आमाशय में। ये मान लो आमाशय, और आमाशय किसमें खुलता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत फिर बड़ी आंत में। ये पढ़ेंगे अपन पाचन तंत्र के अंदर। फिलहाल ये आमाशय की बात करते हैं। तो आमाशय के अंदर आंतरिक स्तर पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां HCl अम्ल का स्त्रावन करती है। तो HCl अम्ल किसमें पाया जाएगा, आमाशय में। जब कभी आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे आमाशय में बढ़ जाती है, और यह HCl आमाशय से किधर आने लगता है, ग्रासनाल में। किसमें आता है, ग्रासनाल में। ये HCl आमाशय से जैसे ही ग्रासनाल में आता है तो हमें खट्टी डकारें आएगी, और यही स्थिति क्या कहलाती है, एसिडिटी। तो एसिडिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एसिडिटी उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, ये HCl, ये एसिड। और HCl को हम उदासीन कैसे कर सकते हैं, पढ़ा हमने कि अगर ये अम्ल है तो इसे उदासीन कौन करेगा, कोई भी क्षार कर सकता है। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि पेट में अगर किसी के गड़बड़ हो रही तो लोग नींबू का सेवन करते हैं, नींबू को पानी में मिलाकर पी लेते हैं और उनमें राहत नहीं मिलती। उसका कारण क्या है कि एसिडिटी किसके कारण उत्पन्न हो रही है, अम्ल के कारण। तो पेट के अंदर वैसे ही अम्ल की मात्रा तो ज्यादा है, और नींबू को और पी लिया तो नींबू में भी क्या है, एसिड है, तो और ये समस्या बढ़ जाती है। इससे निजात पाने के लिए हमें कोई ना कोई क्षार का उपयोग करना होगा। तो क्षार के रूप में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है, ये इस अम्ल को उदासीन कर सकता है।
और आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा इनो आ रहा है। तो इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, क्या कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच मान 10 के बराबर होता है और ये अच्छा क्षारीय पदार्थ है। तो जब भी आमाशय के अंदर एसिडिटी उत्पन्न हो तो इसे दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच के दैनिक जीवन महत्व में तीसरे नंबर पर हम पढ़ सकते हैं कीटों का डंक। कीटों का डंक, इसे भी हम पीएच के द्वारा समझ सकते हैं। हम देखते हैं मधुमक्खी हो, मधुमक्खी, ततैया हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई लाल चींटी हो, जब ये हमें काट लेती है तो जलन और दर्द महसूस होता है। तो इसका कारण क्या है कि मधुमक्खी, ततैया, मकोड़े, लाल चींटी, इन सब के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड हमारी त्वचा में प्रवेश करता है, इसी के कारण जलन और दर्द अनुभव होता है। तो क्योंकि ये अम्ल है तो इससे दूर करना है, तो दूर कौन करेगा, कोई ना कोई क्षार करेगा। तो क्षार के रूप में दैनिक जीवन में क्या उपयोग में ले सकते हैं, वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीठा सोडा, या और देखे अपन तो घरों में मिलता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और ये जो चूने और जर्दे का उपयोग करने वाले लोग हैं, इनके पास चूने की ट्यूब होती है, तो चूना भी अच्छा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब कभी भी मधुमक्खी या ततैया काट जाए, लाल चींटी काट जाए और दर्द हो रहा हो, तो उससे निजात पाने के लिए क्या करना होगा, हमें तुरंत चूने का उपयोग कर सकते हैं, मीठा सोडा, टूथपेस्ट, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्रम में अगला आता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, वैसे तो वर्षा का जल पूर्ण शुद्ध माना गया है, लेकिन अब वर्तमान में जो कल कारखाने उत्पन्न हुए हैं, मोटर वाहन उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे निकलने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर, ये जो गैसें हैं जब वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, मान लो ये बादल है और बादल से वर्षा हो रही है, तो ये जो वर्षा का जल है ये नीचे की ओर आ रहा है और यहां से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या यूं कहें SO2, NO2, ये गैसें ऊपर जाती है। ये गैसें जब ऊपर जाएगी और ऊपर से वर्षा नीचे आ रही है, वर्षा का जल तो नीचे आ रहा है और ये गैसें हल्की होने के कारण ऊपर जा रही है। ये गैसें जब जल से अभिक्रिया करती है तो HNO3 और H2SO4 जैसे अम्लों का निर्माण करती है। ये अम्लीय पदार्थ वर्षा के जल के साथ जब मिलते हैं तो इस वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में पीएच का मान 5.6 से कम होता है, या यूं कहें जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा संगमरमर से बने हुए जितने भी भवन हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण ही खराब हो रहा है। ये अम्लीय वर्षा जब पानी में, जलाशय में, समुद्र, नदियां, तालाबों में जाते हैं तो उनके जल को भी दूषित कर देते हैं। तो इन जलाशयों में रहने वाले जीव जंतु मृत पाए गए या उन्हें नुकसान पहुंचता है। यही अम्लीय वर्षा जब हमारे खेतों में मिट्टी में जाती है तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फसलों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ये हुई अपनी अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा की बाद में हम बात कर सकते हैं मृदा की पीएच। हमें जब खेती करनी होती है तो लोग क्या करते हैं कि खेती की जा रही है, आस पड़ोस वालों ने कौन सी खाद मिलाई कि यूरिया मिला रहे हैं, तो उसी को देखकर हम भी यूरिया का उत्पादन करते हैं, बाजार से ले आते हैं और खेतों में मिला देते हैं और फिर भी देखते हैं कि उत्पादन कम हो रहा है।
तो सही तरीका क्या होता है कि हम अपने खेतों की थोड़ी सी मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं, और बड़े बड़े सिटी में, शहरों में और आजकल तो गांवों में भी सहकारी समितियां बनी हुई जहां पर जांच होती है। हम अपने खेतों की मिट्टी ले जाकर उसकी जांच कराएं और पता करें कि हमारे मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्व कम है और हम कौन सी फसल उगाना चाहते हैं। मान लो हम बाजरा उगाना चाहते हैं और बाजरे के लिए अनुकूलित स्थितियां क्या क्या है, मिट्टी में उसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। जब हम मिट्टी की जांच कराएंगे और हम देखते हैं कि ये वाला पोषक तत्व कम है, तो उसी के हिसाब से उर्वरक का उपयोग अगर हम करें तो उत्पादन बढ़ सकता है। तो ये देखा हमने पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पहला क्या था, दंत शरण, फिर दूसरा आमाशय में अम्लता, कीटों का डंक, अम्लीय वर्षा और मृदा की पीएच। तो इस प्रकार हमने पीएच मापक्रम, पीएच और उसका दैनिक जीवन में महत्व वाला टॉपिक पढ़ा। शेष अगली क्लास में। थैंक यू।